तो हेलो नमस्कार, मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने अपने रिवीजन टास्क में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम सक्षमता परीक्षा के मद्देनज़र जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी, इन तमाम सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तो आज उसी दौर में एक नए सेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज भी आपसे वही दरख्वास्त है कि सत्र में बने रहिए, है ना। और जो भी आज के क्लास में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखें, जो आपको पता नहीं हो, उसको कहीं ना कहीं समाहित करते हुए चलिए। क्लियर? चलिए आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जिस संस्था का आप नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो लाजमी तौर पर आपको स्पष्ट तौर पे ये दिख रहा होगा कि ये कांग्रेस से पूर्व वाली संस्था है ना, क्योंकि यहाँ पर डेट क्या दे रखा है 1870। तो 1870 में जिन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में अहम भूमिका निभाई वो थे महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे, यानी कि ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पर जैसा मैंने आपको बार बार कहा है कि एक क्वेश्चन तो एक माध्यम हो सकता है, उसके थ्रू जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको देखते हुए चलेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूना सार्वजनिक सभा है, इस पूना सार्वजनिक सभा ने, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि विजिबल सही नहीं हो रहा है मुझे ही, तो आप लोगों को कहां से होगा। इस संस्था ने 1875 में क्या किया, एक याचिका डाली, ठीक है ना। और ये याचिका कहां डाली गई? ब्रिटेन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, कॉमन्स। और ये याचिका डालने के पीछे की वजह यह थी कि इस याचिका में भारतीयों के सीधे प्रतिनिधित्व की बात की गई, है ना। याचिका किसको लेकर थी? भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व को लेकर, ठीक। तो अगली बार अगर कभी ये क्वेश्चन भी आ जाए, आपको दिखे कि किस संस्था ने या कांग्रेस के किस पूर्व संस्था ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1875 में याचिका डालते हुए ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारतीयों के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, तो जवाब क्या हो जाएगा? पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना में अहम भूमिका किसने निभाई? महादेव गोविंद रनाडे। क्लियर? आंसर मिल गया आपको। एक और तथ्य आपके दिमाग में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहली बात कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, है ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो ये तो बहुत साधारण सा सवाल है, आपके स्तर पर इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना बहुत कम मिलती है, लेकिन बनती क्या है संभावना। तो दूसरी चीज याद रखिएगा, आपको याद भी होगा कि 1905 में जब कांग्रेस का वाराणसी सत्र हो रहा था तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना, अध्यक्षता 1905 के वाराणसी सत्र में। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनका संबंध एक जाने माने संस्था के साथ रहा जिसको कहते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या कहते हैं? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी कौन रहे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको भी दिमाग में रखिएगा। क्लियर? बहरहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ए हो ही गया, साथ में आपको अन्य चीजें भी पता चली, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन यह है कि किस प्रसिद्ध भारतीय विचारक को महाराष्ट्र का पाणिनि कहा जाता था। अब मतलब इस व्यक्ति की तुलना किससे कर दी गई है? पाणिनि से। अब वो भी कहाँ के पाणिनि? तो महाराष्ट्र। अब इस क्वेश्चन में अपने आप बहुत सारी चीजें छुपी हैं। सबसे पहली बात, ये जो पाणिनि हैं वो जाने माने ग्रामेरियन हुआ करते थे, व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे ये। और इनकी एक रचना है, जिस सबसे फेमस रचना है अष्टाध्यायी, है ना। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो सबसे पहली बात पाणिनि की रचना है। इन पाणिनि की तुलना जिस व्यक्ति के साथ की गई है, महाराष्ट्र के जिस व्यक्ति के साथ की गई है, उनका नाम है दादोबा पांडुरंग। क्या नाम है?
दादोबा पांडुरंग, यानी कि बी जो हो गया वो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हो गया। चलिए अगली चीज क्या, ये जो गोपाल गणेश अगरकर जी का आप नाम देख रहे हैं, ये बाल गंगाधर तिलक के केसरी पत्रिका के संपादक भी रहे, केसरी पत्रिका के संपादक, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी खुद की एक पत्रिका चलती थी, जिस पत्रिका का नाम क्या था, जिस पत्रिका का नाम था सुधारक, ठीक। तो सुधारक पत्रिका के एडिटर कौन हो गए, मतलब सुधारक पत्रिका शुरू किनके द्वारा किया गया, गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा, जिन्होंने खुद केसरी पत्रिका के एडिटर के तौर पे अपना कार्यभार संभाला। क्लियर है। ये जो आप वासुदेव बलवंत फड़के जी का नाम देख रहे हैं, जब आप महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी विचारधारा के जनक बलवंत वासुदेव फड़के को ही माना जाता है। और वहां पे एक जाना माना आंदोलन या विद्रोह हुआ था जिसको कहते हैं रामोसी विद्रोह, है ना। तो ये रामोसी विद्रोह से भी क्या रहे, तो संबंधित रहे। क्लियर है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। क्लियर, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब तो बी हो ही गया, साथ में जो भी अन्य तथ्य हैं वो अन्य तथ्य आपके साथ साझा कर लिएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन शायद आपने पहले भी देख रखा है। भारत में क्रांतिकारी विचारक का या विचारधारा का जब जनक पूछे तो आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल। क्या हो जाएगा, विपिन चंद्रपाल। और मैंने बहुत बार इस चीज का जिक्र किया है कि विपिन चंद्रपाल के द्वारा एक पत्रिका शुरू की गई थी जिसका नाम था वंदे मातरम, शुरू इन्होंने किया था। और इसका जो संपादन है, संपादक जो थे इसके, वो संपादक थे अरविंदो घोष, है ना, अरविंदो घोष। क्लियर, तो इसको भी दिमाग में रखना है। और आपको पहले भी बता रखा हूं कि एक वंदे मातरम षड्यंत्र मुकदमा भी हुआ जिसमें अरविंदो घोष ने वंदे मातरम पत्रिका में अंग्रेजी विरोधी लेख लिख दिया, जिसमें अंग्रेजों ने बिपिन चंद्रपाल को इनके खिलाफ गवाही देने के लिए कहा, पर इन्होंने मना कर दिया बिपिन चंद्रपाल ने, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। क्लियर। लाला लाजपत राय का क्या कहना, लाला लाजपत राय तो जहां कहीं भी आ जाएंगे दिमाग में रखना है। लाला लाजपत राय की जानी मानी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, अनहैप्पी इंडिया, है ना। अनहैप्पी इंडिया किसकी जानी मानी क्रिएशन मानी जाती है, लाला लाजपत राय की। पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, पंजाब केसरी। एकमात्र ऐसे गरम दल के नेता रहे जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की, है ना। तो एकमात्र गरम दल के नेता जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और वो कांग्रेस अधिवेशन था कौन सा, वो जाना माना कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की, 1920 का कलकत्ता विशेष सत्र। कहां पर, कलकत्ता विशेष सत्र, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान। क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपने इतिहास में साइमन आयोग पढ़ा होगा। साइमन आयोग के विरोध के दौरान ये लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे, साइमन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे, जिस कारण इनके सर पे एक चोट लगी, जिस कारण उनका निधन हो गया, है ना। और उन्होंने मरते मरते ये कथन भी कहा था कि मेरे सर पे लगी हुई यह चोट अंग्रेजों के लिए आखिरी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, है ना। तो जहां पे भी ताबूत शब्द आपको दिखे स्टेटमेंट में तो समझ लेना ये किनके द्वारा कहा जा रहा है, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक, चलिए भगत सिंह की जानी मानी पुस्तक कौन सी है, वाई आई एम एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, है ना। और अगर आप इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो HSRA के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जाने माने सदस्य, सॉन्डर्स की हत्या में अहम भूमिका इन्होंने निभाई, जिसको लाहौर षड्यंत्र मुकदमा भी कहते हैं, जिस कारण इनको फांसी भी दी गई। 8 अप्रैल को विधानसभा में बम फेंकना बटुकेश्वर दत्त के साथ, वो भी भगत सिंह ने अंजाम दिया, है ना, जब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे चर्चा हो रही थी। क्लियर, जब उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य बहरों को सुनाना था। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक के बारे तो बहुत बार बात की जा चुकी है ना। केसरी पत्रिका, मराठा पत्रिका, गीता रहस्य नाम का पुस्तक,
कांग्रेस को, नरम दल को मेढकों की तरह टरटराने का उपाधि देने वाले कौन? बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? बहरहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब बीसी पाल हो गया, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बिहार में प्रसिद्ध स्वराज ट्रेन प्रकरण किस आंदोलन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये जो स्वराज ट्रेन का प्रकरण आपके समक्ष दिखाया जा रहा है, ये स्वराज ट्रेन बेसिकली था क्या? तो एक व्यक्ति हुई जिनका नाम था अमृता कौर, ठीक है। ये और इनके कुछ साथियों ने भागलपुर स्टेशन पर, कहां पर? भागलपुर एक जगह है बिहार में, भागलपुर स्टेशन पर भागलपुर से गया जाने वाली एक ट्रेन के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, है ना, और वहां पर जो है एक तरीके से तिरंगा फहरा दिया। ये पूरी की पूरी वाकया जिस समय में हुई वो समय कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, 1942। क्लियर? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ किरदारों का नाम हमेशा दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक। जैसे जयप्रकाश नारायण, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगी किस जेल से फरार हो गए थे 9 नवंबर को, दिवाली के दिन? तो हजारीबाग जेल, याद रखिएगा, ठीक। इसी दौरान जो कांग्रेस गुप्त रेडियो की संचालिका है उनके भी बारे में पूछा जाता है। कांग्रेस गुप्त रेडियो तो उषा मेहता के द्वारा चलाया जाता था, ये है ना, उषा मेहता। फिर ग्वालिया टैंक में इसी दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय किसको दिया जाता है? अरुणा आसिफ अली को। राम मनोहर लोहिया जी ने भी इस दौरान बहुत अहम भूमिका निभाई, है ना। और राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक याद रखिएगा, बार बार रिपीट में करता हूं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक। और दूसरी पुस्तक द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्लियर? इसको भी दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? बहरहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस स्थान पर शांति देवी, कौन सी देवी? शांति देवी ने, शांति देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जिसमें पुलिस अत्याचार को कम करने के लिए पुलिस हमारे भाई हैं का नारा लगाया गया। और ये नारा इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था, इतना प्रभावशील था कि अंग्रेजों ने उस दौरान आंदोलनकारियों के ऊपर लठ बरसाना बंद कर दिया। तो ये जो शांति देवी का किरदार है, ये बिहार के जिस क्षेत्र के साथ संबंधित रहा वो क्षेत्र है छपरा। कौन सा क्षेत्र है? छपरा। क्लियर? यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक और प्रकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आपने 7 शहीदों का नाम सुना होगा, 7 शहीद। अगर आपके पास टाइम मिले तो YouTube पे मेरे जितने भी प्रीवियस सेशन हैं पिछले 20 तारीख के बाद से, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। 7 शहीद था, मतलब थे कौन? तो ये अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय की ओर कूच की राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए। पर उस दौरान वहां का डीएम था WG आर्चर। कौन था? WG आर्चर, इसका नाम याद रखिएगा। WG आर्चर के आदेश पर गोली चलाई गई और गोली चलाने के कारण इन लोगों को शहादत मिली, है ना, 7 शहीद। तो ये 7 शहीद प्रकरण कहां से संबंधित है? पटना सचिवालय से। क्लियर? किसके आदेश पे? WG आर्चर के आदेश पे, जो कि उस दौरान पटना का डीएम था। ठीक है जी। उनमें से किन्हीं का ताल्लुकात पुनपुन कॉलेज से था, किन्हीं का मिलर से था, किन्हीं का राम मनोहर रॉय सेमिनारी कॉलेज से था। तो इसी कारण मैंने बोला कि एक बार प्रीवियस सेशन देख लीजिएगा। उस दौरान मैंने इन तमाम चीजों के ऊपर क्वेश्चंस भी करवाया और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय प्रांतों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी, जिसमें बिहार को किस समूह में रखा गया था? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है इसका भारत में आगमन कब हुआ? 1946। पहली बात तो यह हो गई, है ना।
इसके 3 सदस्य थे, तीनों का नाम याद रखिएगा। पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था इसका, और उस दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया था, मतलब SOSI, भारतीय मामलों का सचिव। दूसरा AV अलेक्जेंडर, और तीसरा स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये जो क्रिप्स था उस दौरान वो बोर्ड ऑफ ट्रेड का डायरेक्टर था, और AV अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरली, ये सेना में एक उपाधि होती है। अब इस आयोग ने अलग अलग सिफारिशें की, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश होती है संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन। और साथ में इसने क्या किया, इसने उस समय के जो भारतीय प्रांत थे उन भारतीय प्रांतों को 3 डिवीजन्स में बांटा। कौन कौन से 3 डिवीजन? ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ठीक, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ये जो ग्रुप A के राज्य उस समय के प्रांत थे उनमें बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस वर्तमान का उत्तर प्रदेश, और सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रांत शामिल थे। क्लियर है? मतलब बिहार किस श्रेणी में रखा गया था? ग्रुप A में। क्लियर है? और यहां से इस चीज को भी दिमाग में रखना है कि संविधान सभा के गठन का परामर्श किसका? इसी आयोग का। कब आया? 46 में। कितने सदस्य थे? 3, है ना। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस, है ना। इन चीजों को क्या करना है तो दिमाग में रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। 1946-47 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया? देखिए, डॉक्टर 1946 और 47 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो उस अंतरिम सरकार में कुछ मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी थे, जिसमें से जिनका नाम आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे हैं उनको खाद्य और कृषि दोनों दिया गया था, है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर, मतलब इसका आंसर तो हो गया A। क्लियर? अच्छा, और भी कुछ लोगों का नाम याद रखिएगा, जैसे बलदेव सिंह, है ना, इनको दिया गया था रक्षा। जगजीवन राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार, हामंड आयोग के आगे ये पेश भी हुए थे रांची में, दलितों के लिए वोट का अधिकार मांगने के लिए, इनको श्रम दिया गया था। ठीक, राजगोपालाचारी, शिक्षा दिया गया था इनको, है ना। इंडस्ट्री एंड सप्लाई आप देख ही रहे हैं, जॉन मथाई। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं जो आपको कम से कम दिमाग में रखने चाहिए, है ना। तो इसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। लियाकत अली को जो है, उसके बाद फिर जॉन मथाई की बात हो ही गई, बलदेव सिंह की बात हो ही गई, जगजीवन राम की बात हो ही गई, सी राजगोपालाचारी जी की बात हो ही गई। तो कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कितने में से ही आएगा, इसी कारण मैंने आपको पहले भी हिदायत दी है कि आप एक बार प्रीवियस सेशंस को जरूर देख लीजिए। ये वो हैं जहां से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आप कह सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको सारे पोर्टफोलियो नहीं भी याद हो पा रहे हैं तो कम से कम इतनों को तो दिमाग में आपको रखना बनता है। क्लियर है? चलिए, होमी भाभा का नाम आपने सुना होगा, उनको माइंस दिया गया था, माइंस का मतलब हो गया खदान। ठीक, लियाकत अली का नाम आपने सुना होगा, उनको वित्त दिया गया था, वित्त यानी कि फाइनेंस। क्लियर है? चुंद्रीगार का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे पोर्टफोलियो हैं, है ना। उनमें से जो सबसे टॉप हैं उनको मैंने यहां समाहित करने की कोशिश की, पर एक बार आप उन तमाम चीजों को देख लीजिएगा, क्योंकि अब वापस उनमें पूरे तरीके से घुसना जो है वो संभव नहीं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लगातार सत्र में जुड़े हुए हैं इतने दिनों से, तो आप लोगों ने उन चीजों के ऊपर बार बार ध्यान दिया भी होगा, है ना। चलिए, बहरहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1945 में RIN, रॉयल इंडियन नेवी का मुकदमा हुआ, सॉरी INA लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, है ना।
आजाद हिंद फौज, आसान भाषा में समझिए, सैनिकों का बचाव करने के लिए वकील में कौन नहीं था? याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये मुकदमा शुरू हुआ 1945 में, तो सबसे पहले ये मुकदमा शुरू हुआ लाल किला में। कहां पे शुरू हुआ? लाल किला में। और शुरुआती दौर में 3 अभियुक्त जो हैं वो बनाए गए, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लोन। ठीक, तो इनके ऊपर पहले मुकदमा दायर किया गया। ये मुकदमा की शुरुआत हुई लाल किला में। अब कांग्रेस की ओर से वकीलों की एक टीम बनी, जिस टीम ने यह दायित्व संभाला कि इनका बचाव किया जाएगा इस मुकदमे में। उसमें थे कौन कौन? उसमें आपके जवाहरलाल नेहरू थे मुख्य में, भूला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, है ना, ये तीनों थे। और इनका साथ दे रहे थे आसिफ अली और काटजू साहब। तो कौन नहीं थे? सरदार पटेल साहब नहीं थे इसमें। क्लियर है? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों का संबंध एक दूसरे विद्रोह से रहा है, जिस विद्रोह को कहते हैं रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, जो खराब खाना नस्लीय भेदभाव के कारण बंबई में शुरू हुआ था। पहले यह विद्रोह कहां शुरू हुआ था? बंबई में, है ना। एक जहाज थी जिसका नाम था HIMS तलवार, वहां से शुरू हुआ था ये विद्रोह, है ना। और फिर बंबई के बाद कराची में, अन्य जगहों पर भी ये फैला, शुरू हुआ था बंबई से। इस विद्रोह को शांत करने में इन दोनों का योगदान था, है ना। और शुरू करने वाले जो नाविक थे उनका नाम था BC दत्त। BC दत्त ने INS तलवार के दीवारों पर लिख दिया था भारत छोड़ो। क्लियर? कारण क्या क्या? खराब खाना, नस्लीय भेदभाव और INA के बंदियों के ऊपर मुकदमा, यह भी कारण था इस विद्रोह का। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों का संबंध रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह से था, आजाद हिंद फौज वाले से नहीं था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जैसा कि चंपारण के स्वतंत्र सेनानी पुस्तक में उल्लेख किया गया है, किस अंग्रेज मैनेजर ने चंपारण में गांधी जी को जहर देने की कोशिश की? यह क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा। गांधी जी 1917 में चंपारण का दौरा करते हैं, है ना। सबसे पहले वो 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से चलते हैं राजकुमार शुक्ल के साथ। 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल को पटना पहुंचने के बाद मजहर उल हक साहब के घर में रुकते हैं, जिस घर का नाम था सिकंदर मंजिल। फ्रेजर रोड में ये घर अवस्थित थी। हालांकि वो पहले गए थे राजेंद्र बाबू के घर पे, पर वो थे नहीं वहां पर, इसी कारण मजहर साहब के यहाँ उनको जाना पड़ा। उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा टीम विदा होता है पटना से। तो पटना से मोतिहारी के रास्ते में मुजफ्फरपुर स्टेशन पर इनको रोक लिया जाता है गांधी जी को, JB कृपलानी के द्वारा और उनके एक विद्यार्थी ड्यूक हॉस्टल के द्वारा। उस दौरान JB कृपलानी लंगट सिंह विद्यालय में एज अ फैकल्टी, आप कह सकते हैं, काम करते थे। उनके आग्रह पर वो मुजफ्फरपुर रुकते हैं। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद मुजफ्फरपुर से चलते हैं और 15 अप्रैल को जो है वो 15 अप्रैल को वो एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि चंपारण के सरजमी पे पैर रखते हैं। 15 अप्रैल को चंपारण के सरजमी पे, और बिहार के सरजमी पे 10 अप्रैल को, क्योंकि पटना वो कब पहुंचते हैं? 10 अप्रैल को। अब उसी दौरान एक व्यक्ति हुआ करता था इरविन, और मैंने बार बार कहा है कि ये लॉर्ड इरविन वाला इरविन नहीं है। एक लॉर्ड इरविन वायसराय भी रहा, ये वो इरविन नहीं है। ये उस दौरान नील की खेती करवाने वाला मैनेजर था चंपारण में। तो इरविन, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये वो इरविन नहीं है जो आप वायसराय के तौर पे समझते हैं। इसी कारण जज करने से पहले चीजों का अध्ययन कर लीजिएगा पूरा। 1-2 कमेंट मैंने देखा था जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि सर इरविन तो क्या कहते हैं 1930 के दरमियान आया था, ये घटना तो 17 की है। तो भैया वो लॉर्ड इरविन था वायसराय, ये मैनेजर, प्लांटेशन का मैनेजर था इरविन। उन्होंने इनको जहर देने की कोशिश की खीर में मिलाकर। तो मारने की कोशिश तो इरविन ने की,
और उसी दौरान एक व्यक्ति हुआ करते थे बतक मियां, ठीक। बतक मियां साहब ने, जो उस दौरान कुक थे, खाना पकाने वाले, उन्होंने ये भेद जो है कि आपके खीर में जहर मिला हुआ है, ये एक तरीके से क्या किया, तो खोल दिया, खीर का वो जो प्याला था वो पलट दिया, और इस प्रकार से गांधी जी की जो जान है वो उस दौरान बचाई किसने थी, बतक मियां साहब ने, है ना। मारने की कोशिश किसने की थी, इरविन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मोतिहारी अदालत के किस न्यायाधीश ने गांधी जी को 100 रुपए मुआवजा देने को कहा, जिससे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 15 अप्रैल को जो है, 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है वो चंपारण की सरजमी पर पैर रखते हैं, और इसके ठीक 3 दिन के बाद यानी कि 18 अप्रैल 1917 को इनको धारा 144 के तहत गिरफ्तार किया जाता है और मोतिहारी अदालत में पेश किया जाता है, जिस दौरान वहां का मजिस्ट्रेट हुआ करता था जॉर्ज चंदेर। जॉर्ज चंदेर ने उनको कहा कि भैया ऐसा है कि आप जो है वो 100 रुपए मुआवजा दीजिए। गांधी जी ने मना कर दिया देने से, है ना। तो जिस व्यक्ति ने कहा था वो व्यक्ति कौन था, जॉर्ज चंदेर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। तिनकठिया प्रथा के मुद्दे पर गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे। ये वही तिनकठिया मुद्दा है जिस कारण ये चंपारण गए थे। तिनकठिया का मतलब क्या होता है, जमीन के 3/20 भाग पर, कितने भाग, 3/20 भाग पर नील की खेती करने की बाध्यता। यहीं से तो मामला शुरू हुआ था। किसान खेती तो कर रहे थे, लेकिन जर्मनी में आर्टिफिशियल कलर्स आ गए, कृत्रिम रंग, जिस कारण नील की मांग कम हो गई, और जो इनको खेती करवाता था वो ना तो इनको कॉन्ट्रैक्ट से रिहा कर रहा था, है ना, और रिहा करने के लिए उनके पास शर्तें बहुत ज्यादा थीं। इसी कारण तो राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था पटना। तो उस दौरान ये कहां पहुंचे, मोतिहारी। अभी जस्ट बताया 9 अप्रैल को याद रखना है कलकत्ता से चले, 10 अप्रैल को पटना पहुंचे, 12 अप्रैल के आसपास उनकी स्वागत मुजफ्फरपुर में की गई जेबी कृपलानी जी के द्वारा। 15 अप्रैल 1917 को किसके सरजमी पर पहुंचते हैं, मोतिहारी की सरजमी पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। वे उस समय एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्राचार्य थे, जिन्होंने अपने शिष्य ड्यूक हॉस्टल के साथ गांधी जी का मुजफ्फरपुर स्टेशन पर स्वागत किया था जब वे चंपारण जा रहे थे। इस गद्यांश में किसकी बात की जा रही है, लगातार बोल रहा हूं। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जेबी कृपलानी, जो कि उस दौरान क्या थे, एलएस कॉलेज के प्राचार्य थे, और उनके शिष्य ड्यूक हॉस्टल ने गांधी जी का स्वागत किया, उनको रोक भी लिया मुजफ्फरपुर में, है ना, जिस कारण वो 15 तारीख को मोतिहारी पहुंच पाते हैं। तो वो व्यक्ति कौन थे, किसके बारे में बात की जा रही है, जेबी कृपलानी जी के द्वारा के हिसाब से बात की जा रही है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। 10 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी पटना पहुंचे तो वे किसके घर पे रुके थे, किसके घर पे रुके थे, पहले कहां गए थे, पहले गए थे राजेंद्र बाबू के घर पे, पर वो तो मौजूद थे नहीं, तो मजहर उल हक साहब के घर पे रुकते हैं, है ना। सिकंदर मंजिल इनके घर का नाम रहता है, पटना के फ्रेजर रोड में अवस्थित है ये, तो यहीं पर रुके थे। मजहर उल हक साहब बड़े इंपॉर्टेंट किरदार हैं इतिहास में। जो 1916 का होम रूल लीग आंदोलन चला था, है ना, होम रूल लीग, उसमें इन्होंने पटना से शिरकत की थी। दूसरी बात, जो आप गांधी मैदान देख रहे हैं, है ना, गांधी मैदान, या फिर जो आप बिहार विद्यापीठ देखते हैं, बिहार विद्यापीठ, इन दोनों के निर्माण में भी मजहर उल हक साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। मजहर उल हक साहब के एक दोस्त हुआ करते थे, खैरून मियां। कौन थे इनके दोस्त, खैरून मियां, बहुत जमींदार व्यक्ति, है ना। उन्होंने जो है इस काम के लिए जमीन भी दी थी, ठीक है। और मजहर उल हक साहब की एक साप्ताहिक चलती थी, साप्ताहिक,
जिसका नाम था मदरलैंड। तो ये भी याद रखिएगा, मदरलैंड, बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं ये। राम मनोहर लोहिया जी के बारे तो बात चल ही रही है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, है ना। साथ में इनको जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो फॉरेन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी बनाया था लोहिया साहब को। जेबी कृपलानी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर स्वागत करने वाले। क्लियर है, यानी कि बी जो है इस क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। देशेर कथा किसके द्वारा लिखी गई है? बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। देशेर कथा किसके द्वारा लिखी गई है? सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्मबांधव उपाध्याय का संबंध किससे? संध्या नाम की पत्रिका से। भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष का संबंध किससे? युगांतर नाम की पत्रिका से। क्लियर है, तो इस चीज को दिमाग में क्या करना है, रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? पहले भी इस क्वेश्चन में बात की गई है। हिंदू पैट्रियट एक जाना माना समाचार पत्र था, किससे संबंधित? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम के संस्था से संबंधित, है ना। ये वही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में की गई, दो पूर्ववर्ती संस्थानों को मिलाते हुए, जिसमें से एक था जमींदारी एसोसिएशन 38 वाला और दूसरा था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43 वाला। इन दोनों को मिलाकर ये बना दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा, राधाकांत देव का नाम आपने सुना होगा, ये सब इसी संस्था के साथ संबंधित रहे। इसी की एक पत्रिका चलती थी जिस पत्रिका का नाम क्या था? हिंदू पैट्रियट। और इस हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। आईने दहसाला की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? देखिए इसमें शब्द ही लिखा है दहसाला। दह का मतलब हुआ 10, साल का मतलब हुआ ईयर। इतिहास में एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के वित्त मंत्री, है ना। तो इन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम निकाला, भू राजस्व प्रणाली, जिसको कहा जाता है जब्ती व्यवस्था। ठीक है, इसी जब्ती व्यवस्था का दूसरा नाम क्या दिया गया? एने दहसाला। एने दहसाला का मतलब क्या? आपको जिस साल के लिए राजस्व का आकलन करना है, वो आकलन करने से पहले आप पिछले 10 साल के प्रोडक्शन का औसत निकालिए और वही औसत उस साल के लिए आप टारगेट कर दीजिए। मसलन अगर आपको 2010 में किसी जमीन का राजस्व तय करना है, तो पहले आप देखिए कि पिछले 10 साल में उस जमीन की औसत प्रोडक्शन कितनी थी। जितनी औसत प्रोडक्शन थी उस हिसाब से राजस्व तय कर दीजिए। क्लियर है, तो ये व्यवस्था को ही जब्ती व्यवस्था कहते हैं। टोडरमल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 1580 ईस्वी में। तो जब्ती व्यवस्था भी घुमाकर पूछे, एने दहसाला पूछे, किसके समय में? अकबर के समय में, याद रखना है। क्लियर, अकबर के समय में एक और चीज की शुरुआत मानी जाती है, मनसबदारी व्यवस्था, है ना। मनसबदारी व्यवस्था जो कि जट और संवर पर आधारित हुआ करता था, जट और संवर पर, है ना, कि अगर आप आर्मी में हैं, रक्षा में हैं, तो आप कैसे तय किया जाएगा आपका वेतनमान, है ना। तो मनसबदारी व्यवस्था से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से रचना और उसके लेखक का कौन सा युग्म गलत है? गलत है पूछा जा रहा है आपसे। तारीखे हिंद अलबरूनी, अलबरूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, ये बिल्कुल सही है, पुस्तक का नाम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। शाहनामा, मिहनाज उस सिराज नहीं। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। किसकी रचना है? फिरदौसी की। क्लियर, ये जो आप देख रहे हैं ना मिन्हाज उस सिराज, इनकी एक जानी मानी रचना मानी जाती है तबकाते नशीरी। क्या? तबकात ए नशीरी। ठीक। तारीखे मुबारक शाही बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक,
सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत में जो सैयद वंश आया, उस सैयद वंश से संबंधित ये लिखित साक्ष्य है, तारीख मुबारक शाही, किसके द्वारा? यहया बिन सरहिंदी, बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के ऊपर बरनी के द्वारा, ये भी सही है। शाहनामा किसके द्वारा होना चाहिए था? फिरदौसी के द्वारा, जो कि यहां पर गलत आपको दिख रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। किस मुगल शासक ने न्याय की व्यवस्था स्थापित की थी? न्याय की व्यवस्था नहीं, न्याय की चेन कहते हैं इसको, चेन ऑफ जस्टिस। जैसे अगर आप फरियादी हैं तो आप आइए, एक चेन लगी हुई है, वो चेन पकड़ के हिलाइए, इस मुगल बादशाह को पता चल जाएगा कि कोई फरियादी फरियाद करने आया है, और आपके लिए जो जस्टिस होना चाहिए वो आपको मुकर्रर करवा दिया जाएगा, है ना। ये किसके समय में? जहांगीर के समय में। और जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जैसे शाहजहां का समय स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, इसका समय मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है ना। तो इसको भी क्या करना है? दिमाग में रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? मुंगेर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मुंगेर अपने बिहार का क्षेत्र है ना। बंदूक के फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, सिगरेट के फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। क्लियर? देखिए, ये जो पाल वंश है ना, पाल वंश आया बंगाल में, और इसका जो संस्थापक था वो था गोपाल। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट शख्सियत था ये इतिहास में पहला राजा माना जाता है जिस राजा को जनता ने चुना था। ठीक है, चुना था, परंपरागत तरीके से नहीं, चुना था। इसके द्वारा एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई, जिसको कहते हैं ओदंतीपुर का विश्वविद्यालय। ओदंतीपुर किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। गोपाल के बाद आया धर्मपाल, और धर्मपाल का संबंध एक जाना माना विश्वविद्यालय से है जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना। नालंदा का कुमारगुप्त प्रथम और विक्रमशिला का धर्मपाल। और धर्मपाल साहब ने नालंदा के लिए 200 गांव भी दान में दिए थे। नालंदा हेतु 200 गांव का दान। ठीक, और उनके बाद आया देवपाल, और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी क्या की? तो बनाया, है ना। और साथ में इसके समय में एक व्यक्ति हुआ करता था जिस व्यक्ति का नाम था बलपुत्र देव, है ना। बलपुत्र देव ये जावा का राजा था। कौन? ये भी पूछा जाता क्वेश्चन है। बलपुत्र देव ये जावा का राजा हुआ करता था, जावा सुमात्रा वाला जो जावा है वहां का जाव। और इसने नालंदा में एक महाविहार बनवाया था देवपाल के समय में। क्लियर है? तो इसका सही जवाब तो हो ही गया, क्या? देवपाल। बाद बाकी चीजों को भी आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? बड़ी इंपॉर्टेंट रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना गीत गोविंद। अभी थोड़ी देर पहले आपने पाल वंश पढ़ा ना, पाल वंश के जाने के बाद बंगाल में जो वंश आया उसको कहते हैं सेन वंश, जिसका संस्थापक था विजय सेन। कौन था? विजय सेन। ध्यान से सुनते रहिए। विजय सेन के बाद आया वल्लभ सेन। ठीक है, और वल्लभ सेन बहुत अच्छा राजा तो था ही, रचनाकार भी था, और इसकी रचनाएं हैं अद्भुत सागर और दान सागर। ये वल्लभ सेन की रचना, अद्भुत सागर और दान सागर, है ना। और उसके बाद आया लक्ष्मण सेन। कौन आया? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इतिहास में इसी कारण देखिए, इतिहास में कोई भी राजा अगर लोकप्रिय हुआ है ना,
तो उसको लोकप्रिय बनाने के पीछे उनके दरबार के विद्वानों का भी हाथ है। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव, और जयदेव की रचना है प्रसिद्ध गीत गोविंद। तो गीत गोविंद रचना किसकी है? जयदेव की। और जयदेव किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन की दरबार में। और इनके दरबार में एक दूसरा व्यक्ति भी रहता था, धोई का नाम अगर आपने सुना होगा, दे भी रखा है। इनकी रचना है वायुदूत। क्लियर? और लक्ष्मण सेन का सेनापति हुआ करता था एक, जो इतिहास में बहुत ही ताकतवर सेनापति माना गया है ना। ताकतवर सेनापति का उपाधि प्राप्त है उसको, हलायुद्ध कहते हैं। उसका नाम क्या था? हलायुद्ध। हलायुद्ध, ठीक। और बख्तियार खिलजी का नाम अगर आपको याद हो, बख्तियार खिलजी ने जब बिहार और बंगाल पे अभियान किया था, जब 1197 से 2006 के बीच में बख्तियार खिलजी का जो है वो आतंक का पीरियड कहा जाता है, जब नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया था उसने, उस दौरान बंगाल के गद्दी पर जो बैठा था वो लक्ष्मण सेन ही था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी का आक्रमण इसी के समय में, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट किरदार है कौन? लक्ष्मण सेन। दरबार में जयदेव हैं, जयधोई है, हलायुद्ध नाम का प्रधानमंत्री है, तो तमाम चीजें क्लियर। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो जयदेव हो गया, पर जयदेव किसके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन की दरबार में थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किस स्थानीय हवा को बर्फ खाने वाली हवा भी कहा जाता है? बर्फ खाने वाली हवा का मतलब हुआ ये हवा कायदे से इतना गर्म होती है कि इस क्षेत्र में ये बर्फ को पिघला देती है, और इसी कारण उसको इंग्लिश में स्नो ईटर कहते हैं। स्नो का मतलब हो गया बर्फ, और ईट का मतलब हो गया, ईटर का मतलब हो गया खाने वाला। आप लोगों ने एक पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा, रॉकी। उत्तर अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, है ना। इसी के ढलानों पर एक हवा बहती है जिस हवा का नाम है चीनूक, और इसी चीनूक को क्या कहते हैं? स्नो ईटर या बर्फ खाने वाली हवा। क्लियर? ब्लिजार्ड जो आप देख रहे हैं, ये ब्लिजार्ड बहुत ठंडी हवा है, बहुत ही ठंडी हवा है ये, है ना। साइबेरिया से आती है ये, साइबेरिया। क्लियर? खमसिन जो आप देख रहे हैं, ये मिस्र की लोकल, इजिप्ट, मिस्र की स्थानीय हवा है ये। ठीक। और हार्मटन जो आप देख रहे हैं, इस हवा को डॉक्टर डॉक्टर भी कहते हैं, है ना। डॉक्टर हार्मटन, गिनी क्षेत्र में यह हवा बहती है, डॉक्टर हार्मटन। क्लियर है? हमारे यहां तो लू चलती ही है, काल बैसाखी चलती है, नॉर्वेस्टर चलती है, तो चीनूक जो हो गया वो क्या हो गया? स्नो ईटर के तौर पर। बाद बाकी तमाम चीजें आपके चलिए नेक्स्ट। साइलेंट वैली किस भारतीय राज्य में है? ये साइलेंट वैली एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। कहां पर है? केरल, है ना। केरल के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। केरल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, और इसी की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्लियर है? कर्नाटक अपना क्षेत्र कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है कॉफी के लिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तमाम जो जगहें हैं दक्षिण भारत में एक अहम स्थान रखती हैं, ठीक। लेकिन ये जो साइलेंट वैली है वो कहाँ से संबंधित है? केरल से। क्लियर है? तमिलनाडु से याद आया कोयम्बटोर, है ना, जिसको तमिलनाडु का क्या कहते हैं? तो मैनचेस्टर। किसको? कोयम्बटोर को। कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक। चलिए नेक्स्ट। सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है?
अगर हम अपने पश्चिम बंगाल की बात करें और बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर ये विशिष्ट प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, जिनको सुंदरबंस कहा जाता है ना। सुंदरबंस बेसिकली किन प्रकार के वनस्पतियों के लिए जाना जाता है? मैंग्रोव। और मैंग्रोव वनस्पति की क्या खास बात है? मैंग्रोव वनस्पति की खास बात यह है कि ये तट के एक तरीके से जल में डूबा हुआ इसका जड़, तो ये करता क्या है कि जो समुद्री लहरें आती हैं उन समुद्री लहरों से तटवर्ती क्षेत्र को बचाता भी है। और चूंकि इसके तल में पानी हमेशा बना रहता है तो ये जैव विविधता के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। जैव विविधता है ना, बायोडायवर्सिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल लहरों को क्या कहते हैं? समुद्र के अंदर जब विस्फोट होता है उस कारण जो समुद्री धाराओं में हलचल होती है ना, उसको कहते हैं सुनामी। ये जो आप टाइफून देख रहे हैं, ये टाइफून चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है ना, बंधीय चक्रवात। इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। जैसे चीन में क्या हो गया? टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो इसी को क्या कहेंगे? विली विली, है ना। कनाडा में आएगा तो क्या कहेंगे? टॉर्नेडो। भारत में आएगा तो क्या कहेंगे? चक्रवात। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम हैं। समुद्री तल में जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हलचल होती है उसको हम कहते हैं सुनामी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह युग्म दक्षिणावर्त दिशा में घूमता? दक्षिणावर्त दिशा में घूमने का क्या मतलब है? देखिए, जितने भी आपके पास ग्रह है ना, वो ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का सिंपल मतलब क्या हो गया? घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे हमारी पृथ्वी भी है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पूरे सौर मंडल में दो ही ग्रह ऐसे हैं जो ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के दिशा में घूमते हैं। कौन कौन? वीनस यानी कि शुक्र और यूरेनस। ठीक है। और वीनस तो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। ठीक, सबसे गर्म ग्रह का भी उपाधि इसी को प्राप्त है क्योंकि यहां सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दूसरी बात, इसी को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। चमकता है ये। क्यों चमकता है? क्योंकि इसका एल्बिडो बहुत हाई है। एल्बिडो का मतलब क्या? कितना प्रकाश अवशोषित हुआ और कितना प्रकाश परावर्तित हुआ, उसका अनुपात। तो जो चीज जितने लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो उतना चमकेगा, है ना। तो वीनस इन दोनों चीज के कारण भी जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको। ठीक, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्था के कितने स्तर की बात की? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की जब आप बात करते हैं ना, तो पंचायत जो होता है या पंचायती राज व्यवस्था या जो स्थानीय निकाय होते हैं, ये स्थानीय निकाय लोकतंत्र की पहली पाठशाला कहे जाते हैं, है ना। प्रथम पाठशाला है ये। दूसरी बात क्या? ये विकेंद्रीकरण पर स्थित होते हैं। मतलब आपने शक्ति को विकेंद्रीकृत कर दिया। तो इसी विकेंद्रीकृत के लिए पंचायती राज व्यवस्था के मद्देनजर सबसे पहला जो आयोग बना था वो था बलवंत राय मेहता आयोग। बलवंत राय मेहता, ये सबसे पहला आयोग था जिस आयोग ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। 3 स्तरीय। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति और जिला के लेवल पर जिला परिषद। और इसी के परामर्श पर राजस्थान का नागौर जिला
राजस्थान का नागौर जिला, नागौर, ये पहला जिला बना जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, है ना। नागौर राजस्थान में है। लेकिन उसके बाद जो है ये चीजें बनती चली गई, अलग अलग आयोग बने। उसमें से एक आयोग बना अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता ने कितना स्तरीय कहा था? 3। अशोक मेहता ने कहा 2 स्तरीय। तो अगर ये पूछता बलवंत राय मेहता के आधार पे तो 3 चला जाता। किसकी अनुशंसा पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है वो शुरू की गई? तो बलवंत राय मेहता। कहां की गई? तो राजस्थान नागौर में। लेकिन द्विस्तरीय की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अशोक मेहता। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक और आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट, हालांकि बहुत सारे आयोग हैं, जिसमें से एक है एल एम सिंघवी आयोग। इसने न्याय पंचायत की अनुशंसा की थी, इसको भी याद रखिएगा। और एक आयोग है जीवी के राव आयोग, जीवी के राव, इसने डीडीसी के पद की अनुशंसा की थी, है ना। तो ये अलग अलग आयोग आए जिनके अलग अलग क्या थे? परामर्श थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है? देखिए, राज्य के लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार है तो बिहार का बिहार राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। लेकिन नियुक्ति तो पूछ नहीं रहा, पूछ क्या रहा है? हटाना। ठीक, हटाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति ताकत भी बहुत बृहत है और हटाने वाली ताकत भी बहुत बृहत है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति के द्वारा अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी तो एक फेहरिस्त है। राष्ट्रपति किनको किनको नियुक्त करते हैं? सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी, देश का पहला कानूनी अधिकारी, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री, सीएजी, महालेखा निरीक्षक और परीक्षक, वित्त आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के सदस्य व चेयरमैन, इन सब को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मतलब नियुक्ति का मतलब यह है कि अब राष्ट्रपति तो वैसे अपने मन से कोई काम कर नहीं पाते, हां कलम उनकी चलती है, ठीक। लेकिन जहां राज्य लग गया तो वहां नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। पर हटाएगा कौन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को? तो याद रखना है, हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के दर्शन का प्रतिबिंब किसमें दिखता है? देखिए, जहां पर भी दर्शन शब्द आपको दिखे कि संविधान का दर्शन कहां दिखता है, जहां कहीं भी ये आ जाए कि संविधान का पहचान पत्र किसे कहते हैं, जहां कहीं भी ये वाक्य आ जाए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को पढ़ने की चाबी किसे कहा जाता है, जहां कहीं भी ये वाक्य आ जाए संविधान की गहराई की मापने के छड़ी किसको कहा गया है, इन सब में जवाब होगा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को ही अलग अलग उपाधियां जो हैं वो दी गई हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान और गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान व गीत, ठीक। संविधान को कब स्वीकारा गया? 26 नवंबर 1949। संविधान को कब स्वीकारा गया? स्वीकारने की बात कर रहा हूं, लागू करने की बात नहीं। लागू कब से? 26 जनवरी 1950 से। क्लियर है? अच्छा, 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की अंतिम बैठक भी होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक। क्लियर? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो दिमाग में आप रखिएगा।
है ना। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिट का अर्थ है आदेश देना। अब ये रिट क्या है? जब भी आपका मौलिक अधिकार आपसे छीना जाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो चीज जारी करती है उसको कहते हैं रिट। अब रिट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस कहते हैं उसको, मैंडेमस, परमादेश कहते हैं। और हर एक रिट का अपना अर्थ है। जैसे आदेश देने का मतलब क्या हुआ? परमादेश, जिसको क्या कहते हैं? मैंडेमस। ठीक, ये जो आप को वारंटो देख रहे हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिकार बताओ। अधिकार बताओ मतलब अगर तुम किसी ऐसे पद पर बैठे हो जो पद कानूनी तौर पर सृजित किया गया है, तुम उस पर किस अधिकार के साथ बैठे हो वो दिखाओ, है ना। हेबियस कॉर्पस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपकी गिरफ्तारी या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी मान लीजिए ऐसी की गई कि उसके अधिकारों की धज्जी उड़ा दी गई, क्योंकि हर गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के अधिकार हैं अनुच्छेद 22 के तहत। आपको बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी क्यों की गई, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे उपस्थित करना होगा, पर आपने ये ख्याल नहीं रखा, अधिकार तो चला गया उसका। इस स्थिति में जो रिट जारी होगी उसको कहेंगे हेबियस कॉर्पस। मतलब कोर्ट कहेगी उस पुलिस अधिकारी से कि शरीर दिखाओ, है ना। तो शरीर दिखाओ किसका बन जाता है? हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का, है ना। और हम आदेश देते हैं वो किसका बनता है? परमादेश का। ठीक, चलिए ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए गए। एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम बचे तो मैंने पहले भी कह रखा है, जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर, है ना, मेरे MCQs के वीडियोस हैं मौजूद, पिछले 20 तारीख के बाद से लेकर, उसको कम से कम एक बार 2x पे लगा के देख जरूर जाइए, ताकि आपके पास क्वेश्चन बैंक और बड़ा बन जाए। ठीक है, मुलाकात होगी अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।